आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की है। सीतापुर जिले के मिश्रिक थाना इलाके के गांव बदौवा में लालजी रहते थे। वो किसानी करके अपने परिवार का खर्च चलाते थे। घर में उनकी पत्नी रमा और 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। सब बच्चों की शादी हो चुकी थी। बस सबसे छोटी बेटी शशि ही घर पर रहती थी। जब शादी की उम्र हुई तो घर वालों ने मिश्रिक थाना क्षेत्र के अमजदपुर गांव की बात की। वहां रामप्रसाद अपने परिवार के साथ रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। उनके घर में पत्नी रामकली और 3 बेटियां श्रीकांति, महिमा और सरिता और 2 बेटे बबलू और सोनू थे। रामप्रसाद अपनी 2 बेटियों की शादी कर चुके थे और बड़े बेटे बबलू का भी विवाह हो चुका था। बबलू लखनऊ में रहकर ड्राइवरी करता था। छोटा बेटा सोनू अभी कुंवारा था और पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बंटाता था। इसी बीच लालजी को एक रिश्तेदार से सोनू और उसके परिवार के बारे में जानकारी मिली। फिर वह खुद रामप्रसाद से जाकर मिले। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और शशि का रिश्ता सोनू से तय कर दिया गया। शादी हो गई, शशि ससुराल चली गई। इसी बीच 30 मार्च को सोनू शशि को बाइक पर बैठाकर अपने ससुराल गया। वहां एक दिन रुकने के बाद 31 मार्च को उसे अकेले वापस लौटना था, लेकिन मौसी ने रोक लिया। आखिरकार 1 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे सोनू बाइक लेकर घर के लिए निकला। 4:30 बजे के करीब जब वह शहादत नगर गांव के पास पहुंचा, तभी पीछे से आए बाइक पर सवार 2 अज्ञात युवकों ने उसकी कनपटी पर तमंचे से गोली मार दी। गोली लगते ही सोनू बाइक समेत गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सड़क पर गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दूर से दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। किसी ने तुरंत इसकी सूचना मिश्रिक कोतवाली को दी। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर अशोक सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने मौके का मुआयना किया और लाश की शिनाख्त कराई। मृतक की पहचान सोनू के रूप में हुई। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने तुरंत सोनू के परिजनों को सूचना भिजवाई। कुछ ही देर में परिवारजन मौके पर पहुंचे और बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगे। पुलिस ने उनसे शुरुआती पूछताछ की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। कोतवाली पहुंचकर इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने सोनू के भाई बबलू की तहरीर हमलावरों के खिलाफ भादंवे की धारा 302 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच की शुरुआत होते ही पुलिस का शक सोनू की पत्नी शशि पर गया। वजह भी साफ थी। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और मायके से लौटते वक्त ही सोनू की हत्या हो गई थी। पुलिस ने जब शशि के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो चौंकाने वाली बात सामने आई। सोनू के ससुराल से निकलने के ठीक पहले और बाद में उसके फोन से बार-बार एक ही नंबर पर कॉल की गई थी। जांच करने पर पता चला कि वह नंबर कोहरावा गांव के एहसान का था। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। सोनू की हत्या के पीछे शशि और एहसान की साजिश होने का शक गहराता जा रहा था। 12 अप्रैल को इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने शशि को हिरासत में ले लिया। महिला सिपाही की मौजूदगी में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई। घबराकर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सोनू की हत्या के पीछे अपने प्रेमी एहसान और उसके दोस्त रामशंकर का नाम भी बता दिया। पूछताछ में सामने आई कहानी कुछ इस प्रकार थी। शशि ने गांव के सरकारी स्कूल से 8वीं तक पढ़ाई की थी। जब उसकी उम्र 16 साल की थी, तभी उसे मोहम्मद एहसान से प्यार हो गया। एहसान पास के गांव कोहरावां का रहने वाला था। उसके पिता नवाब खेती और दूध की डेयरी का काम करते थे और एहसान पिता की डेयरी में मदद करता था। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। परिवार में बड़ा भाई सलमान और छोटा भाई मेराज भी थे। शशि और एहसान की मुलाकात गांव के धार्मिक कार्यक्रम में हुई थी। हर मुलाकात के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। धीरे धीरे दोनों को यकीन हो गया कि उनका रिश्ता सिर्फ संयोग नहीं बल्कि गहरी मोहब्बत है। शशि और एहसान का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन गांव का माहौल ऐसा था कि कोई राज लंबे समय तक छुपा नहीं रह सकता। उनका रिश्ता धीरे धीरे सबकी जुबान पर आने लगा। जब यह बात लालजी को पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने शशि की जमकर पिटाई की और साफ कह दिया कि अगर वह फिर से एहसान से मिली तो नतीजा बहुत बुरा होगा। लालजी ने शशि के घर से बाहर निकलने तक पर रोक लगा दी। बेटी की इस करतूत से बदनामी महसूस करते हुए लालजी ने तय कर लिया कि अब जल्द ही शशि की शादी करनी ही होगी। शशि ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। घर वालों ने जल्दबाजी में शादी कर दी। न चाहते हुए भी शशि को सोनू की दुल्हन बनकर ससुराल जाना पड़ा।
शशि का दिल अब भी एहसान के साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था, लेकिन परिवार ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। पगफेरे पर मायके आई शशि चोरी छिपे एहसान से मिली। जैसे ही वह उसके गले लगी, फूट फूट कर रो पड़ी। एहसान भी उसकी हालत देखकर रो पड़ा और दिलासा देते हुए वादा किया कि वे कभी जुदा नहीं होंगे। मायके में रहने के दौरान शशि बार बार एहसान से मिलती रही। ससुराल लौटने के बाद भी वह मोबाइल पर चुपके चुपके उससे बातें करती थी। शादी के कुछ ही दिनों में सोनू को शशि की हरकतों पर शक हो गया था। सोनू को लगने लगा था कि शशि चोरी छिपे किसी और से बात करती है। सोनू ने कई बार इसका विरोध भी किया। अब शशि के लिए प्रेमी से मिलना तो दूर बल्कि बात करना भी मुश्किल हो गया। तो शशि ने सारी बात एहसान को बता दी। इसके बाद दोनों ने तय किया कि अगर उन्हें साथ रहना है तो सोनू को रास्ते से हटाना ही होगा, जिसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी। उसी शशि ने अपनी मांग का सिंदूर मिटाने की साजिश रच डाली। सोनू को रास्ते से हटाने के लिए एहसान ने अपने दोस्त रामशंकर उर्फ छोटू को साथ मिला लिया। 1 अप्रैल को दोनों पहले से ही सोनू के लौटने का इंतजार करने लगे। उन्हें पता था कि सोनू दोपहर 1:30 बजे ससुराल से निकलेगा, लेकिन देरी से वह करीब 4 बजे निकला। जैसे ही सोनू बाहर निकला, शशि ने एहसान को फोन करके सूचना दे दी। इसके बाद रामशंकर ने बाइक स्टार्ट की और एहसान को पीछे बैठाकर सोनू की बाइक का पीछा किया। शहादत नगर गांव के पास पहुंचते ही मौका मिलते ही एहसान ने सोनू की कनपट्टी पर तमंचा रखकर फायर कर दिया। गोली लगते ही सोनू मौके पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों हत्यारे वहां से फरार हो गए, लेकिन उनका गुनाह ज्यादा दिन छिप नहीं सका। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल हुआ तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा और 4 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई, जो एहसान के भाई सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सभी सबूतों को कब्जे में लेकर और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी कानपुर की है। कानपुर में एक सचंडी थाना आता है। इसी थाने के लालूपुर गांव में सावित्री किराए के मकान में रहती थी। परिवार में सावित्री का बेटा शिववीर सिंह, बहू रचना और उसके 3 बच्चे हैं। शिववीर पनकी की एक फैक्ट्री में चौकीदार का काम करता था। करीब 20 साल पहले शिववीर जवानी के दिनों में ही काम की तलाश में गुजरात चला गया था। किस्मत से वहां उसे एक कंपनी में काम मिल गया, जिससे उसका गुजारा आसानी से होने लगा और वह कुछ पैसा गांव में माता पिता को भी भेजने लगा। इसी दौरान करीब 20 साल पहले काम की तलाश में वाराणसी से आया एक परिवार उसके पड़ोस में आकर बस गया। उस परिवार के साथ उनकी जवान बेटी रचना भी रहती थी। रचना को देखते ही शिवबीर का मन उस पर आ गया। पड़ोसी होने की वजह से जल्द ही शिवबीर की रचना के पिता से जान पहचान हो गई और इसी बहाने उसका रचना के घर आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे रचना को भी समझ में आने लगा कि यह पड़ोसी युवक उसके लिए मन ही मन क्या महसूस करता है। एक दिन बाद ही रचना के पिता ने मोबाइल खरीदने के लिए शिवबीर को साथ बाजार ले गए। यह शिवबीर के लिए अच्छा मौका था। पिता ने मोबाइल और सिम दोनों खरीद लिए और रचना तक पहुंचने से पहले ही उसका नंबर शिवबीर को पता चल गया। घर पहुंचकर जब पिता ने मोबाइल रचना को दिया तो उसने उसे बड़े खुशी से यूज करना शुरू किया। मोबाइल के फंक्शन समझाने के बहाने शिवबीर का रचना के घर आना जाना और बढ़ गया और इसी दौरान दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी, जिसके बाद कई महीनों तक दोनों ऐसे ही छुपकर मिलते रहे। फिर उन्होंने आपस में शादी कर ली, लेकिन वक्त गुजरता गया। शादी के बाद रचना 3 बच्चों की मां बन गई। इस बीच अचानक गांव में शिवबीर के पिता का निधन हो गया। मां के अकेले रह जाने पर शिवबीर परिवार को लेकर गांव लौट आया। सावित्री देवी 30 अक्टूबर 2024 को गृह जनपद बांदा गई थीं। 5 सितंबर को वापस आई तो उन्हें बहू रचना ने बताया कि शिवबीर के पास किसी का फोन आया था, जिस पर वह नौकरी के चक्कर में गुजरात चले गए। एक एक दिन करते करते पूरे 300 दिन बीत गए। काम की तलाश में कानपुर के सरचड़ी थाने के गांव लालपुर से गुजरात गया शिवबीर न तो घर लौटा, न ही उसकी कोई खबर मिली। फोन पर भी बात न हो पाने से बूढ़ी मां का सब्र धीरे धीरे टूटने लगा। धीरे धीरे मां की ममता को शक होने लगा कि कहीं परदेश में उसके बेटे के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। मां को बस यही तसल्ली रहती थी कि शिवबीर कभी कभी फोन करके अपनी पत्नी से हालचाल पूछ लेता था। पत्नी फिर उसकी खबर सास को बता देती थी। मां ने कई बार बहू से कहा भी कि जब भी फोन आए
थोड़ी देर के लिए ही सही उसे बेटे से बात करा दिया करे। लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि रचना के पास उसका फोन हमेशा रात में ही आता था। अगस्त में रक्षाबंधन पर शिवबीर की बहन अपनी ससुराल से गांव आई। तभी उसे पहली बार पता चला कि उसका भाई 10 महीने पहले गुजरात गया था। उसी समय राजस्थान में नौकरी करने वाला शिवबीर का बड़ा बेटा भी राखी बंधवाने बहन के साथ गांव आ गया। पैसा कमाने के लिए पिता के गुजरात जाने की बात बेटे को मां से ही फोन पर पता चली थी। उसने पिता को हजारों बार फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मोबाइल बंद ही मिला। बेटे ने मां से कह भी रखा था कि पिताजी को बोल देना मुझे एक बार फोन कर लें, लेकिन पूरे 10 महीनों में पिता ने एक बार भी बेटे से बात नहीं की। रात में फोन रचना के पास आते थे। इसी वजह से बेटा रचना के कमरे में सोने लगा, ताकि अगर रात में शिवबीर का फोन आए तो वे भी उससे बात कर सकें। 10 दिन बीत गए, लेकिन शिवबीर का फोन नहीं आया। तब 6 मई 2025 को बूढ़ी मां सचंडी थाने पहुंची और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हुए पूरी बात पुलिस को बता दी। सचंडी थाना प्रभारी दिनेश सिंह को यह बात समझ में नहीं आई कि 10 महीने से लापता शिवबीर सिर्फ अपनी पत्नी से ही क्यों बात कर रहा था। अपनी मां से तो उसने एक बार भी बात नहीं की, जबकि जिस दिन वह काम की तलाश में गुजरात गया था उस समय घर पर न मां थी और न बेटा। ऐसे में बिना मां और बेटे से मिले वह कैसे जा सकता था। इसलिए टीआई दिनेश सिंह ने शिवबीर की मां और बेटे दोनों से कहा कि वे घर जाकर यह बात उसकी पत्नी रचना को बता दें। साथ ही अगले 8-10 दिन तक यह ध्यान रखें कि रचना क्या कर रही है और कहां जा रही है। असल में पुलिस को रचना पर शक होने लगा, क्योंकि जिस दिन शिवबीर गुजरात गया था घर पर रचना ही थी। अब तक रचना ही सबको कहती रही कि शिवबीर का फोन आता है और वह ठीक है। दादी और पोता घर आकर रचना को बता देते हैं कि उन्होंने शिवबीर के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी है। यह सुनकर रचना बेटे पर गुस्सा हो गई। वह कहती थी कि जब मैं उनसे बात करती हूं और वह ठीक हैं, तो पुलिस को बीच में क्यों लाया जा रहा है और बेकार में उसे परेशान किया जा रहा है। इसके बाद दादी और पोता पुलिस की बात मानकर रचना पर नजर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जिस दिन से बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही थी, रचना अक्सर परेशान रहती और ननद के बेटे अमित से बातें करती रहती थी। अमित भी इस सब से परेशान दिखने लगा। यह सब देखकर 15 दिन बाद यानी 6 सितंबर को दादी ने पोते के साथ जाकर यह सारी बात टीआई दिनेश सिंह को बता दी। इससे दिनेश सिंह को समझ में आ गया कि मामला किसी अवैध संबंध का हो सकता है, जिसमें रचना का अपने भांजे अमित से रिश्ता हो सकता है, और शायद यही कारण था कि शिवबीर लापता था। इसलिए पुलिस ने अगले ही दिन रचना और अमित को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने बता दिया कि उन्होंने मिलकर शिवबीर की हत्या की और शव को आंगन में दफन कर दिया। अमित ने बताया कि मामा ने मुझे और मामी को रात में एक साथ देख लिया था। इसके बाद मामा फिर मामी को लेकर गुजरात जाने की योजना बनाने लगा था। डर के मारे हमने दोनों मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को जमीन में खाट सहित दफन कर दिया। जैसे ही पुलिस को पता चला कि लाश को दफनाया गया है, तो पुलिस दोनों को घर के पीछे उस बाग में लेकर गई जहां शव छिपाया गया था। उनकी निशानदेही पर जमीन की खुदाई कराई गई। खुदाई शुरू होते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम के हाथ बड़े सबूत लगे। वहां से हड्डियों के अवशेष, कपड़ों के अंडरगारमेंट, बालों के गुच्छे, एक लॉकेट, बेल्ट का बक्कल और शव को गलाने के लिए डाले गए नमक के खाली पाउच बरामद हुए। पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। जब शिवबीर अपने पिता के मरने के बाद पत्नी और बच्चों को लेकर कानपुर आ गया, यहां आकर लालपुर गांव में उसके भांजे अमित ने उसे अपने घर में रहने की जगह दे दी। शिवबीर ने वहां बाड़े में झोपड़ी बनाकर रहने लग गया। असल में गुजरात में रहते समय शिवबीर के घर अमित 1-2 बार घूमने के लिए गया था। तभी से वह अपनी मामी रचना का दीवाना हो गया था। वैसे तो अमित और मामी रचना की उम्र में करीब 15 साल का फर्क था, लेकिन गुजरात में उसने एक रात मामा मामी के कमरे में चुपचाप झांककर उनकी प्रेम लीला देख ली थी। मामी का खुला व्यवहार देखकर ही वह उसका दीवाना हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 3 बच्चों की मां होते हुए भी मामी अपने मामा से ऐसे प्यार करती है जैसे फिल्मों में देखा जाता है। इसी वजह से उसने मामी के आसपास रहने के लिए मामा शिवबीर को अपने मकान में जगह दे दी थी। शुरू में कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर रचना को समझ में आ गया कि उससे आधी उम्र का अमित उसे किस नजर से देखता है। इसी बीच अमित को पता चला कि मामा को शराब का शौक है, इसलिए वह अक्सर रात में शराब की बोतल लेकर मामा के पास बैठ जाता।
एक दिन मामा ज्यादा नशे में था और उसने रचना का हाथ पकड़कर साथ में पीने के लिए बैठा लिया। यह देखकर अमित समझ गया कि अब उसका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मामा अक्सर रिश्तेदारी में रचना को घर पर अकेला छोड़कर बाहर चला जाता था। फिर एक मौका आया और इसी दौरान मामी और भांजे के बीच शारीरिक संबंध शुरू हो गए। अब तक रचना का बड़ा बेटा राजस्थान में मजदूरी करने चला गया था, इसलिए जब भी शिववीर गांव के बाहर जाता, रचना और अमित मामी भांजे के रिश्ते को दाग लगाने से नहीं चूकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अमित अपनी अधेड़ मामी का दीवाना हो गया और रचना अपने जवान भांजे की। मिलने की चाहत में अमित ने मामा को शराब पिलाकर बेहोश करने का तरीका निकाल लिया। वह अक्सर मामा को ज्यादा शराब पिला देता ताकि शिववीर बाहर ही उलझा रहे। फिर अमित चुपचाप अंदर जाकर मामी के पास जाकर अपनी इच्छा पूरी करता और सुबह होने से पहले अपने घर लौट जाता। यह सच है कि अगर कोई आदमी अपनी क्षमता से ज्यादा शराब पी ले तो वह लगभग बेहोश सा हो जाता है, लेकिन अगर वह लगातार इतनी शराब पीता रहे तो धीरे धीरे उसकी बॉडी इसकी आदत डाल लेती है और ज्यादा शराब में भी नशा कम होने लगता है। इस बात का अमित ने ध्यान नहीं रखा। वह अब भी मामा को पूरी बोतल पिला देता और बेफिक्र होकर मामी के कमरे में चला जाता, जैसे पहले किया करता था। लेकिन घटना से करीब 15 दिन पहले आधी रात के बाद शिववीर का नशा उतरने पर उसे रचना के पास रहने का मन हुआ। वह दहलान से उठकर अंदर कमरे में गया और एक ही बिस्तर पर अमित और रचना को बिना कपड़ों के गहरी नींद सोते देखकर उसके होश उड़ गए। उसने लात मारकर अमित को उठाया। अमित मामा को देखकर जल्दी से अपने कपड़े पहनकर भाग गया। इसके बाद शिववीर ने रचना की जमकर पिटाई की और 2 दिन में गुजरात वापस चलने को बोल दिया। सुबह शिववीर ने मां से असली बात छुपाकर गुजरात वापस जाने की बात कही। मां ने कहा कि महीने भर बाद दिवाली का त्योहार है, उसके बाद जाओ। मां की बात ठीक लगी, इसलिए वह दिवाली तक रुक गया। शिववीर मूल रूप से बांदा का रहने वाला था, जहां उसका अपना मकान भी था। मां हर दिवाली अपने मकान में दीपक जलाने बांदा जाती थी। इस बार भी 30 अक्टूबर को मां बांदा चली गई। रचना और अमित पहले ही शिववीर की हत्या की योजना बना चुके थे। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली। दिवाली के अगले दिन 2 नवंबर 2024 की शाम रचना ने चाय में पति और बच्चों की बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। शिववीर जल्द ही गहरी नींद में सो गया। यह देखकर रचना ने अमित को बुलाया और लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। फिर दोनों ने शव को चारपाई सहित बाहर बाड़े में दफन कर दिया। ऊपर से काफी मात्रा में नमक डाल दिया था। जिस जगह पर लाश दफन की थी वहां वह और रचना नजर रखते थे। घटना के महीने भर बाद कुत्तों ने वह जगह खोदकर कुछ हड्डियां बाहर निकाल ली थी, जिसे उसने बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया था। 5 नवंबर 2024 को सास बांदा से वापस आई। रचना ने मां से झूठ बोला कि शिववीर गुजरात चला गया है। पति की हत्या के बाद रचना दोनों बच्चों को दादी के पास दूसरे कमरे में सोने भेज देती थी, जिसके बाद वह अपने प्रेमी को फोन कर बुला लेती थी। अमित ने माना कि 2 नवंबर 24 को मामा की हत्या करने के बाद से वह लगातार मामी के साथ उनका पति बनकर रह रहा था। 10 महीने तक शिववीर ने न मां से बात की और न राजस्थान में मजदूरी करने वाले बड़े बेटे से। इसके बाद मां ने पुलिस में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दी, जिससे पूरा राज धीरे धीरे सामने आ गया। अब अमित और रचना जेल में हैं और उनका मामला अदालत में चल रहा है। मामी और भांजे का रिश्ता बेहद पवित्र और आदर वाला होता है, लेकिन जब इसी रिश्ते की मर्यादा तोड़ी जाती है तो उसका नतीजा बहुत ही दुखद और शर्मनाक होता है। इस घटना से यह सीख मिलती है कि हमें रिश्तों की गरिमा को हमेशा बनाए रखना चाहिए। किसी गलत आकर्षण या लालच में पड़कर अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं तो न केवल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलती है, बल्कि जीवन भी बर्बाद हो जाता है।